अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़िशान। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं रऊफ क्लासरा। नाजरीन, NRO अमल दरामद केस ने अब एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। वो खत जिसके ना लिखने पर यूसुफ रजा गिलानी वज़ीर आज़म के ओहदे से फारिग हुए, फिर राजा साहब आए और नाना करते अदालत के मंजूर करदा मुसवदे के मुताबिक आखिरकार 5 नवंबर 2012 को सुइज़ हुकाम को खत लिखा गया। लेकिन फिर 22 नवंबर को सेक्रेटरी कानून यास्मीन अब्बासी ने एक और खत लिखकर मुकदमा दोबारा खोलने से मुतालिक पहले वाली इस्तदा को वापस ले लिया और इसी हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को फिर 4 फरवरी 2013 को खत भी मौसूल हो गया कि सदर जरदारी के खिलाफ मुकदमात रीओपन नहीं हो सकते। इस सारे अमल से सुप्रीम कोर्ट को लाइल्म रखा गया। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को यह शक था कि स्विस मुकदमात रीओपन ना हो जाएं? क्या मुकदमात खुलने का कोई इम्कान मौजूद था कि इन सब मामलात से सुप्रीम कोर्ट को लाइल्म रखा गया? दस्तावेजात गायब करना, हकायक छुपाना, आखिर कौन जिम्मेदार है इसका? इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ये कहते हैं कि डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल की तहकीकात करने वाले बरतानवी इदारे अपनी हुदूद से तजावुज कर रहे हैं और अल्ताफ हुसैन को अगर इस केस में मुलव्वस किया गया तो मुल्क की सियासत को नुकसान पहुंचेगा और ऐसे मामलात पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम कर सकते हैं। इस पहलू पर भी नजर डालेंगे कि क्या किसी जुर्म की तहकीक करना या उसकी तह तक पहुंचना वाकई हुदूद से तजावुज करना होता है और ऐसे मामलात क्या वाकई मुल्क की सियासत के लिए नुकसानदेह हैं। और साथ ही कुछ जिक्र करेंगे कि क्या सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर पर हमला, आजाद अदलिया पर हमला किया गया है। इस पर भी हम बात करेंगे। इन तमाम खबरों पर बात करने से पहले खबरें लेंगे रोजाना की तरह ताज़ा और अहम तरीन आज के दिन की खबरें क्लासर साहब और काजी साहब से। जी काजी साहब। शाजी, एक तो आज एक जो अहम खबर है, ये जो FIA की एक टीम बना दी गई है। अब वो प्रोब करेगी कैसे इंडाइट करना है परवेज़ मुशर्रफ साहब को। उसमें यह भी है कि जुडिशल कमीशन की भी एक बात हो रही है। तो ये कहानी कहाँ किस सम्त में जा रही है और उसमें कितना इस टाइम फ्रेम तो उन्होंने बताया नहीं है, मगर इस पर थोड़ी सी बात करेंगे क्या होगा। और फिर एक और ख़बर है और वो ये कि टैक्स नेट बढ़ाने के लिए 1 जुलाई से ये जो नादरा की हम भी यहाँ प्रोग्राम में बात करते रहे कि जो आपके पास डाटा है, लोगों के अकाउंट्स हैं, इसके बारे में जो है ये फैसला किया गया कि 5 लाख लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए मज़ीद ये। और ये इसमें तजावीज़ क्या है और कहाँ तक कामयाब होंगे ये तो देखना है, मगर इस पर अमल की बात हो रही है। और फिर इंटरनेशनल सीन पे एक बड़ी अहम खबर है। मोहम्मद मुर्सी ने कल एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा जी मैं अपनी गलतियाँ तस्लीम करता हूँ। 30 तारीख को एक लगता है कि पूरी कौम उनके खिलाफ सरापा एहतजाज होकर बाहर निकल रही है। स्टोरी इसलिए मैंने शाजिया इंक्लूड की है कि एक लकीर है एक तहरीक की जो इस पूरे ग्लोब पे घूम रही है, एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ये देखना है कि ये हमारे कितने करीब से गुजरती है या हमारे दरमियान से गुजरती है या नहीं गुजरती। तो दिस इज़ अ वेरी चेंज वर्ल्ड। हुई हम एक बड़ी इंतहाई वोलाटाइल दुनिया और प्रोटेस्ट और मुजाहरों की दुनिया में दाखिल हो गए। इसकी क्या वजूहत है, इस पर बात करेंगे। ठीक है, क्लासर साहब के पास चलते हैं इस्लामाबाद। जी क्लासर साहब, आपके शहर से क्या खबरें आज? जी शाजिया, आज 2-3 इंपॉर्टेंट खबरें हैं मेरे पास। एक तो सबसे बड़ी ये एक खबर है कि लगता है पीपल्स पार्टी के कोई ये बुरे दिन वाकई शुरू हो चुके हैं। जहाँ पे सदर साहब के आप ख़त की बात कर रहे थे, राजा परवेज़ अशरफ साहब पे और भी स्कैंडल ये उसमें आ रहे हैं। मेरे पास आज कौमी असम्बली का ये एजेंडा है जो यहाँ पे आज ये 11 बजे इजलास शुरू होना है। इसमें एक बहुत बड़ा स्कैंडल आज यहाँ डिस्कस होना है जो हो सकता है ये पीपल्स पार्टी के नोटिस में ना हो। और जब ये 11 बजे वहाँ पे पहुँचेंगे मेम्बरान, इनको पता चलेगा कि वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब साबिक़ वज़ीर आज़म जो थे उन पर एक 8 अरब रुपये का नया स्कैंडल है जो आज कौमी असम्बली में ब्रेक होने वाला है। अच्छा। तो आज हम आपको उसकी डिटेल बताएंगे कि राजा परवेज़ अशरफ साहब पे ये नया 8 अरब रुपये का ये क्या स्कैंडल है और इसकी क्या डिटेल्स हैं और कौमी असम्बली में कौन से मेम्बरान हैं तो जो ये स्कैंडल बाकायदा एजेंडे में ये उन्होंने शामिल किया है और आज इसको टेकअप कर रहे हैं। इसकी हम डिटेल देंगे आपको। और दूसरी इससे रिलेटेड एक अहम स्टोरी है कि आपको पता है कि आज ज़लज़ले के लिए जो अथॉरिटी बनाई गई थी जहाँ पे ईरा जैसे इसको कहते हैं, उसके साथ एक और मजाक किया गया। हमारे रिपोर्टर अजमत मलिक आज उन्होंने खबर फाइल की है, उसकी डिटेल देंगे कि 4 अरब रुपए के प्रोजेक्ट का जो सरबराह है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, वो एक MA पास जिन्होंने एजुकेशन की हुई है, MA एजुकेशन की हुई है, फिजिकल ट्रेनिंग की हुई है, उनको 4 अरब रुपए का जो प्रोजेक्ट है आपका ईरा का जो ज़लज़ला अज़दगान की बहाली के लिए है उसका सरबराह बना दिया गया। एंड इट हैज़ बिकम ए लाफिंग स्टॉक इन द होल ऑफ इस्लामाबाद कि प्रोजेक्ट की नेचर क्या है और उसका सरबराह क्या बनाया गया है। एक और आज यहाँ पे इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हो रही है जिसमें जो आपके शुगर मिल्स मालकान है जिसमें मोस्टली सियासतदान बैठे हैं। आज उनको एक नई सब्सिडी या वो जो कहते हैं ना, काजी साहब का मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि हु विल फुट द बिल,
आज वो बिल जो है फिर आवाम की जेबों से निकालने का प्रोग्राम है। और इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो इजलास है उसमें नई प्रपोजल चली गई है कि हमें मजीद सब्सिडी दी जाए, उसकी भी हम आपके साथ डिटेल देंगे। और अगर टाइम बच गया, जो कल हम नहीं कर सके थे ब्रेकिंग स्टोरी की वजह से, वो अंजुम अकील खान साहब का केस है नेशनल पुलिस फाउंडेशन का, उसमें एक बहुत बड़ा नया इंकशाफ आ रहा है सामने कि स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक साहब के बड़े करीबी रिश्तेदार इस 6 अरब रुपए के स्कैंडल में मुलविस हैं। अच्छा। और उनको बचाने के लिए पूरी की पूरी कोशिश की जा रही है। ये हम आपको प्रोग्राम में सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें बात करनी है कल सुप्रीम कोर्ट ने में जो इंकशाफ हुआ कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 22 नवंबर 2013 को क्लासा साहब दूसरा खत लिखा। पहला खत 5 नवंबर को लिखा जाता है, फिर दूसरा खत सुप्रीम कोर्ट को के नोटिस में लाए बगैर लिखा जाता है। कौन जिम्मेदार है इन हकायक को छुपाने का? जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि जो भी जिम्मेदार हुआ संगीन नतायज भुगतना पड़ेंगे। कौन जिम्मेदार नजरों में आएगा? इसमें शाहजहां मेरा ख्याल है दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट जो पीपल्स पार्टी यकीनन इस नई डेवलपमेंट के बाद आने के बाद सोच रही होगी। दो चीज़ें यकीनन मेरा ख्याल सदर जरदारी साहब और इनकी पीपल्स पार्टी को याद आई होंगी। एक तो जब ये सदर साहब यहाँ पे खिताब करने आए थे ये जॉइंट सेशन को, तो उन्होंने जो ये प्रपोज़ल ये पेश की थी मियां नवाज शरीफ साहब को की थी, ऑफ कोर्स जो उनके सामने फ्रंट रो पे बैठे थे, कि जी आप एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बना दें, मतलब फॉर गिव एंड फॉर गेट का कंसेप्ट अप्लाई करें। जो हमने करना था हमने किया, जो आपने करना था आपने किया, लेट्स हैव ए न्यू बिगिनिंग। मैंने इस पे एक आर्टिकल इसके इंग्लिश एक उसके वीकली के लिए लिखा था, इसी पे एक एक्सक्लूसिव पीस, उसकी मैंने हेडलाइन लिखी थी कि फॉर गेट एंड फॉर गिव, कि क्या जुडिशरी आपको अलाउ करेगी कि आप बैठ के ये आपस में ये तय कर लें कि हमने ये काम करने और हमने ये काम नहीं करने। मेरा यही था उसी वक्त, ये भी 2 हफ्ते पहले का एक पीस इंग्लिश में का ये लिखा हुआ कि ये आपको नहीं करने देंगे, आप जिस तरह के वहाँ पे मामला देखना चाहते हैं। एक दूसरी बात यह है कि इसको समझा गया है कि ये मर्सी पटिशन थी सदर साहब की तरफ से, उसको कामा में देखे मर्सी पटिशन जो उन्होंने वहाँ पे पार्लियामेंट के सामने की थी। उनका मतलब यही था कि उनके सितंबर अक्टूबर में उनकी टर्म जब उनकी ख़त्म हो रही है तो उसको रिवाइव, उनको केसेस उनके खिलाफ ये नहीं होने चाहिए जो कि होने हैं। ऐवान सदर कह रहे हैं 11 केसेस हैं हमारे खिलाफ जो रिवाइव हो सकते हैं जब सदर साहब सदर नहीं रहेंगे। अनऑफिशियली तौर पर जो फिगर आ रहा है वो 17 के करीब है, 17 केसेस है, जिसमें मर्डर के केसेस भी हैं, उसमें और भी बड़े संगीन नवीयत के केसेस हैं जो सदर साहब पे हैं। और जो ही वो उससे निकलेंगे ऐवान सदर से रिवाइव होंगे। एक चीज़ तो मेरा ख्याल है यकीनन ये सदर साहब को मैसेज चला गया है कि नवाज शरीफ साहब ने आपकी मर्सी पटिशन जो पार्लियामेंट में आपने पेश की थी वो रिजेक्ट हो गई, कोई आपका ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन नहीं बना, नंबर 1। दूसरी, डॉक्टर बाबर रहमान ने पहले दिन से एक स्टैंड लिया हुआ था और तमाम की तमाम पीपल्स पार्टी उनके पीछे पड़ी हुई थी। वो कहते हैं खाता नहीं लिखा जा सकता। आप अपने शहीद जो हैं, एतजाज साहब भी यही कहते थे। एतजाज एहसन साहब तो भाई यही कहते रहे, लेकिन बाद में मोल्ड किया गया उसमें। फरूक नायक साहब आया, उन्होंने आगे डेवलपमेंट्स की, बड़ी तारीफें भी हुई कि नायक साहब ने सारा का सारा मसला हल कर दिया। या उस वक्त हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच को ये हेड कर रहे थे सरबराह, उनकी भी बड़ी तारीफें की गई कि मसला वंस फॉर ऑल सेटल हो गया है। अब ये पता चलता है कि जो बात 2-3 साल पहले बाबर रहमान ने कही थी कि ये खत नहीं लिखा जा सकता, हम नहीं लिखेंगे, और पीपल्स पार्टी ने उस पर आके रिवर्सल की, एक वजीर आजम की भी कुर्बानी दी, यूसुफ रज़ा गिलानी की। अब ये पता चला है बात तो वहीं खड़े, बैक टू स्क्वायर वन, के जहां से शुरू किया था अब वहीं पहुंच गए। सो इट्स ए वेरी डिस्टर्बिंग सिचुएशन। मेरा ख्याल है जरदारी साहब के लिए बहुत बड़ी डिस्टर्बिंग सिचुएशन होगी। आज इस पे मैं समझता हूँ जब 11 बजे यहाँ पे इजलास होगा कौमी असम्बली का, पहली दफा हमें फायर वर्क नजर आने की तवक्को की जा रही है। अब तक जो सुलह सफाई का एक माहौल हम देख रहे थे पार्लियामेंट में, और बजट सेशन चल रहा है, पीपल्स पार्टी की जो ये पार्लियामेंटेरियन है अब तक वो बड़ा तामुन कर रहे थे इसके हुकूमत के साथ, बड़ी आगे बढ़ चढ़ कर वो ये वोट भी डाल रहे थे। नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट भी उन्होंने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, और भी बड़ी अच्छी अच्छी बात है कि सदर साहब है उन्होंने भी बड़ी बड़ी रिकन्सिलिएशन सपोर्ट की बात ही। आज मैं समझता हूँ इस नई डेवलपमेंट के बाद आपकी पार्लियामेंट का जो एक माहौल है, जो डिबेट है, जो आपस में इनका एक पुरानी एक टर्फ वार चलती रही है पीपल्स पार्टी में और नवाज लीग में, आज मुझे लगता है कि जब 11 बजे इजलास शुरू होगा तो ये डोमिनेट करेगा सदर से रिलेटेड केसेस की जो कहानियां सामने आई है। ठीक है, क्लास साहब ब्रेक का वक्त है। कायस साहब जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि आखिर 12-14 साल में इनसे मुकदमात का कुछ नहीं हुआ तो अब इनसे क्या नताइज निकल सकते हैं, इसका जवाब लेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद
काजी साहब, एक पुरानी बहस हम भी अपने प्रोग्राम में बहुत करते रहे हैं, स्विस हुकाम को खत लिखना, मुकदमात रीओपन करना, पैसे वापस आएंगे नहीं आएंगे। लगता है कि जैसे क्लासर साहब ने भी कहा, जहां से मामला शुरू हुआ था वहीं दोबारा आकर खड़ा हो गया। देखो, इन एसेंस जो है, मैं जो है इस बारे में ये तो अदालत अब बताएगी, वही बताएगी क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, मगर मैं इससे बिल्कुल डिफरेंट एंगल से बात करना चाहता हूँ। बात यह है कि इसमें क्या असबाब शामिल हैं। ये जो अभी इन्होंने टर्म इस्तेमाल की, तरकीब मर्सी पिटीशन की, पीपल्स पार्टी का जब जन्म हुआ तो उसने इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के सामने या लोकल एस्टेब्लिशमेंट के सामने मर्सी पिटीशन नहीं लेके आए थे, उन्होंने गेट क्रैशिंग की थी। गेट क्रैशिंग करके पीपल्स पार्टी पहली दफा एक तारीख के अमल में पार्टी बनी और वो अंदर आई। और फिर जब अंदर आके इसकी लीडरशिप ने आके एस्टेब्लिशमेंट की विकेट पे खेलना शुरू किया, जब भी खेलना शुरू किया, इसकी ताकत अवाम थी। ये ना तो किसी एजेंसी के दफ्तर में बनी थी, मैं पहले भी कह चुका हूं, और ना ही ये लेकिन अच्छा, अब बात क्या है, जब एक पार्टी इलेक्टेबल, देखिए हमने इस पार्टी की अपनी गवर्नमेंट में जो इस पे तनकीद की है, कोई और पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं करेगी वो, और इन्होंने सुनी है। लेकिन आप जिस पीपल्स पार्टी की बात करें, मैं इन्हीं से बात कर रहा हूँ, वो पीपल्स पार्टी, वो पीपल्स पार्टी भी मौजूद है। आज उसको सिंध में भी मैंडेट मिला है, और ये अभी इस तरह के ये ना समझें 70-80 लाख उसने वोट लिए हैं, लोग नाराज होकर घरों में जरूर चले गए, मगर मामला सबक इनके सीखने का है कि ये जो इसकी पार्टी पे आके जो लीडरशिप पे आके काबिज हो गए, इन्हें यह समझना चाहिए था कि अवाम इनकी ताकत है, और अवाम की ताकत पे ये आए हैं। ये नहीं प्लीज कर सकते, ये नहीं खुश कर सकते उन ताकतों को जो यहाँ पे 60 या 62 या 65 सालों से बरसरे इक्तदार है। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे आपने अटैक किया, इलेक्टेबल्स ढूंढ रहे हैं। हमने महफिलों में देखा, जो आखिरी मेरी एक मुलाकात भी हुई इनकी पार्टी लीडरशिप से, तो कह रहे थे जी हम भी इलेक्टेबल्स की सियासत करेंगे। देखें जुल्फकार अली भुट्टो जो है, तो एक किसी ने उठ के कह भी दिया, खालिद चौधरी ने उठ के कह दिया कि जनाब भुट्टो साहब ने तो इलेक्टेबल्स की सियासत। तो यहाँ आज इस मकाम पे, और फिर दूसरी बात कि जिन लोगों के जिम्मे पार्टी ने लगाया कि बताएं ये हमें डिबैकल क्यों हुआ इलेक्शन में, एतजाज एहसन, तो एतजाज एहसन का जो फलसफा है वो मैं जानता हूं कि वो कहते हैं जी हम अडॉप्ट हो, मैं एक यानी कन्वर्सेशन मैंने डायरेक्ट तो नहीं सुनी, लेकिन वो कहते हैं जी अब तो हमें सिस्टम का हिस्सा है। तो सिस्टम को जोड़ने के लिए और तोड़ने के लिए आने वाली पार्टी जब सिस्टम की जो है अंदर हिस्सा बनना शुरू कर दे, तो फिर उसके साथ यही होता है, क्योंकि उसका आसरा अवाम होते हैं, उसका आसरा इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट नहीं होती, ना ही लोकल होती। क्लासर साहब, नई हुकूमत ने खत तो लिख दिया, अपील दायर कर दी दोबारा से मुकदमात की बहाली के लिए। पीपल्स पार्टी ये कह रही है, खुर्शीद शाह साहब ये कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत इंतकाम ले रही है। इसे इंतकामी कार्रवाई कहा जाए या सुप्रीम कोर्ट के जो हुक्म है उस पर अमल दरामद कहा जाए इसको? ये बड़ा इंतहाई ट्रिकी सवाल है। और जैसे मैंने कहा कि आज हमें इसके कुछ खदोखाल जो हैं कि पीपल्स पार्टी और नवाज लीग की आने वाले दिनों में क्या इनकी आपस में इनके ताल्लुकात की नेचर होगी। आज हमें कौमी असम्बली का जब इजलास इसका शुरू होगा, हमें वहाँ से इनकी टोन और टेनर का पता चलेगा। क्या इनकी आवाज़ है, इनका आर्गूमेंट जो है वो बड़ा माइल्ड है, ये बड़ा पुरसकून है, अपनी बात करेंगे और बात करके बैठ जाएंगे, या शोर शराबा होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। अच्छा, वो इल्ज़ामात लगाएंगे। नवाज शरीफ साहब पे भी एक लंबी लिस्ट है, नैब के केसेस इन पे पड़े हुए हैं जो डंप हैं, उन पे भी बैंक के लोन डिफ़ॉल्ट बहुत सारे पड़े हुए हैं। अच्छा, बाकी सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरा ख्याल उठा सकते हैं केस, वो ISI असगर खां केस है, जिसमें बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक हिदायत की हुई है कि FIA को आप जाएँ और इन्वेस्टिगेट करें, जिसमें नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के भी नाम आते हैं, उनके बारे में बातचीत होती है। सो एक चीज़ मेरा ख्याल है आज यहाँ पे पीपल्स पार्टी करेगी इसमें पार्लियामेंट में कि अगर हमारे ऊपर आपने इम्प्लीमेंटेशन कमीशन बना दिया, तो 1 साल से आपका फैसला आया हुआ है इसका असगर खान का भी, आपका असगर खान केस का, तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन ये क्यों नहीं बनता, बेंच नहीं बनता? वो पार्टी ने क्यों नहीं की? सर एक बताएं ना, मुझे बताएं, मुस्लिम पीपल्स पार्टी के दौर में वो फैसला आया तो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया उन्होंने? हर जगह पे कंप्रोमाइज करते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है। मुझे याद, आप जब आप बात कर रहे थे ना कि पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम इलेक्टेबल की पॉलिटिक्स करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बनेंगे, मुझे किताब याद आ गया कुलदीप नैयर साहब की बियॉन्ड द लाइन्स। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, वन ऑफ द बेस्ट नॉन फिक्शन बुक है। उसमें उन्होंने बड़ा एक खूबसूरत वाक्य लिखा है जो पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के तल्लुकात पे फिट आता है तो इंडियन पर्सपेक्टिव में। वो ये कहते हैं, जब उन्होंने एमरजेंसी लगाई थी इसने इंदिरा गांधी साहबा ने, तो अभी रिसेंटली बात है, तो एक LK अडवाणी साहब को टांट किया सहाफ़ियों ने। उन्होंने कहा जी कि आप जो हैं बड़े कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप वहाँ पे डिफाई नहीं कर रहे, रेजिस्ट नहीं कर रहे। तो अडवाणी साहब ने टांट किया आगे से, ये मैं किताब से कोट कर रहा हूँ आपको, बियॉन्ड द लाइन से। उन्होंने टांट किया वहाँ पे भारतीय मीडिया को। उन्होंने कहा, हजूर हम आपको भी जानते हैं, आप कितने बहादुर हैं, कितने डिफेंस दिखाई थी। आपको इंदिरा गांधी ने कहा था जब इमरजेंसी लगाई थी कि थोड़े से बेंड हो जाएं, झुक जाएं, और आप आगे से लेट गए थे। सो ये वाला हिसाब हुआ है पीपल्स पार्टी के साथ। एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान में कहा कि हजूर थोड़े से बेंड हो जाएं, थोड़े से कंप्रोमाइजेस कर लें। उन्होंने कहा जी आप ये बेंड होने की बात करते हैं, आप झुकने की बात करते हैं, हम यहाँ लेटने को तैयार हैं।
उसकी तो बात ही ना करें कि उन्होंने वहां पे केसेस क्यों नहीं खोले वो, बल्कि मुझे याद है कि हम बैठे हुए थे काशिफ अब्बासी साहब के शो में बैठे थे ARY में, तो उसमें ये कमर जमा कह रहे से ये सवाल किया, उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, वो सुनने वाला है काजी साहब। वो फरमाते हैं कहरा साहब कि अगर हम ये नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ये तहकीकात कराते IAS असगर खामिया फेंक दिए तो आपने हमें ताने देने थे कि हम सियासी विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। तो मैंने उस पर कमेंट किया था, मैंने कहा जनाब आपने हमारे तानों से बचने के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पे अमल नहीं किया और फिर कहते हैं कि कोर्ट हमें दबाती है। अंदाजा करें, वो कहते थे कि मीडिया हमें टाउंट करेगा कि आप पॉलिटिकल सारी लड़ाई ये थी कि हम भी इम्यूनिटी के साथ, इम्प्यूनिटी के साथ हमें भी वो करने दें जो बाकी रियासत के हिस्सों पर काबिल लोग करते हैं। तो ये असल में इन्हें अपने जन्म, अब आपको आप जिन लोगों का नाम लेते हैं, मैं आपको इनमें से किसी ने सियासत जमात इस्लामी में शुरू की, कोई मार्शल लॉ से आया, इनका पीपल्स पार्टी से लेना देना क्या था? ये कल तक जो है, मैं कोई खिलाफ किसी की बात नहीं कर रहा, मैं स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स दे रहा हूं कि ये तो IJT जो है इस्लामी जमीयत तलबा के जुलूसों में ये भुट्टो के खिलाफ जो जुलूस निकाला करते थे वो आज भुट्टो की पार्टी, तो फिर होना यही था जो हो रहा है। पीपल्स पार्टी के साथ तो वही हुआ जो बड़ा इंतहाई एक घिसा पिटा सा हम जुमला बोलते होते हैं कि ये खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह। अगर ये वही वाला हिसाब है कि 5 साल बाद भी आप वहीं खड़े हुए हैं और आपको जो बाबर रवान एडवाइस कर रहे थे उस वक्त बड़ा बुरा बना के पूरी की पूरी पीपल्स पार्टी उन पर चढ़ गई थी बिल्डोजर लेके, तो फिर आप एक स्टैंड ले लेते। आपने एक वजीर आजम डिस्क्वालीफाई आपने करा लिया था, दूसरा भी करा लेते। अगर आप इस तरीके का जाके सारी चीजें करनी थी, आपने आकर लेटर्स लिखने थे, तो आप फिर आप जाकर उसके बाद एक स्टैंड ले लेते। आपने स्टैंड भी नहीं लिया, कंप्रोमाइजेस भी किए, एक वजीर आजम को घर भिजवाया, आपने लॉ मिनिस्टर को भी आपने कुर्बानी का बकरा बनाया। ये और आप दोबारा से तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। वो तो होंगे, वो तो चीजें आएंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, एक लास्टली थोड़ा सा इस पे, नवाज शरीफ साहब बहुत जल्दी में मुझे लग रहे हैं और बहुत सारे महाज जो हैं वो कुछ या खुलते जा रहे हैं या वो खुद खोलते जा रहे हैं। ये मुझे कोई ज्यादा कोई अच्छी इस वक्त जो बिगिनिंग थी और जिसकी तवक्को शायद पीपल्स पार्टी को इतनी जल्दी नहीं थी। पीपल्स पार्टी ये तो तवक्को करती थी कि कुछ ना कुछ इन पे मलबा गिरेगा, लेकिन मेरा ख्याल इतना जल्दी वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि विद इन 1 मंथ जो है इतना बड़ा उन पे बम शेल गिरेगा जो जरदारी साहब और नॉन इश्यूज के जो महाज है ना क्लासरा साहब, नॉन इश्यूज के महाज शायद इसलिए भी कभी कभी हम खोलते हैं कि इश्यूज की आंखों में आंखें डाल के देखने की सलाहियत से महरूम हो जाते हैं, मगर इश्यू ऐसे हैं कि असल इश्यूज बार बार आके हमें हांट करते रहेंगे, भले हम कितना शोर मीडिया में या दाएं बाएं मचाते रहें इन इश्यूज पर। ट्रू। आगे बढ़ते हैं क्लासर साहब। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि बरतानवी जो इदारे हैं वो अपनी हुदूद से तजावुज़ कर रहे हैं। अगर अल्ताफ हुसैन को इस केस में मुलविस किया गया तो मुल्क गैर मुस्तहकम हो जाएगा, मुल्क की सियासत को नुकसान होगा, क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल MQM तो वैसे तो जब भी हम इन MQM से बात होती है उनकी लीडरशिप से, तो वो हमेशा कहते हैं कि हमारे ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त रहता है जी, हर वक्त। जैसे पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि जब भी दौर गुजरता है गंभीर मसाइल का सामना है जी, पाकिस्तान को बड़ा मुश्किल दौर है। ऐसे MQM भी कहती रहती है, अगरचे पावर में भी रही है। अब आप देख लें जनाब मुशर्रफ साहब को पूरा दौर इन्होंने एंजॉय किया है, इसके बाद ये जरदारी साहब के साथ पावर शेयरिंग करते रहे, इसके बावजूद भी इनके मुश्किल दौर नहीं खत्म हो रहे। लेकिन इस दफ़ा वाकई लगता है कि MQM जो है वो उसमें रियल ट्रबल में। पहले ये होता था कि इनकी सेकंड टीयर लीडरशिप जो है जो पाकिस्तान में उसको मसाइल का सामना था या पार्टी वर्कर को सामना करना पड़ता था। अब की दफ़ा पहली दफ़ा हुआ कि अल्ताफ हुसैन साहब पे बरह रास्त उनको इम्प्लिकेट किया जा रहा है या उन पे डाउट्स क्रिएट किया जा रहा है या उनके गिर्द ये बकौल कुछ अखबारात का उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। MQM के लिए बहुत मुश्किल सिचुएशन है, क्योंकि इनके टॉप के पार्टी लीडरशिप है जिनको आइकान समझा जाता है, जिनको एक तरह का कल्ट बना दिया गया है कि बात नहीं हो सकती, उनके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती, कमेंट नहीं किया जा सकता। इसलिए MQM एक बहुत बड़ी ट्रबल में। हाँ, अगर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट होती, इसमें पाकिस्तानी एजेंसीज होती, पाकिस्तान का इन्वेस्टिगेशन कोई डिपार्टमेंट होता या पाकिस्तानी पॉलिटिकल एलीट होती तो MQM के लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। अब मसला ये हो रहा है कि स्कॉटलैंड यार्ड इन्वॉल्व है यहाँ पे। अब उसको कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए, उसके साथ कैसे सिफारिश की जाए, उसके साथ बार्गेनिंग चिप कैसे की जाए। अगर कराची को आप बार्गेनिंग चिप के तौर पर यूज करेंगे तो उस पर अब देखना ये होगा कि अब बरतानिया कितना वो पाकिस्तान से ब्लैकमेल हो सकता है। अगर नवाज शरीफ साहब या इनकी हुकूमत चाहे भी सही कि आप यहाँ बरतानिया में ऐसी कार्रवाई ना करें ताकि उसकी इंप्लीकेशन पाकिस्तान में ना आए, देखना होगा बरतानिया कितनी बात तो मेरे ख्याल में जाहिर है वो पाकिस्तान का पूरा हब है जहां पे ये पार्टी पे है। लेकिन क्लासरा साहब एक और बात जो आज उन्होंने बयान दी है वो बड़ा मीनिंगफुल है और वो मुल्क के बारे में है, इतना उनके अपने बारे में नहीं है। अल्ताफ हुसैन ये फरमा रहे हैं कि जनाब ये टाइटैनिक है, डूब जाएगा, जिसके ऊपर छत पे पार्टी चल रही है। हाँ। मैंने बड़ा उसको इंटरेस्टिंगली गौर किया उस बयान पे कि छत पे पार्टी चल रही है, उसके नीचे जो हिस्से हैं उनमें पानी भर रहा है।
तो ये ठीक नहीं होगा। तो अगर मैं अब इसको मैं इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, मगर जो उन्होंने बात की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जिस तरीके से हम मगर इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है, मिसाल के तौर पे वो फलां केस खुल गया, फलां केस खुल गया, फलां केस खुल गया। भाई जो असल केस है वो है आपके पास बिजली नहीं, आपकी जीडीपी जो है, आपका खसारा कहां पे पहुंच गया है, आपकी जो मिलिटेंसी का आलम ये है। साथ जिक्र कर लें कल जो कायम मकाम जज हैं चीफ जस्टिस सिंध के, उन पे अटैक हो गया। तो ये तो बात है ना, ये तो हो रहा है यहाँ पे। उनका ये जो बयान था अगर इस मुल्क के कॉन्टेक्स्ट में देखें, उनकी जात में कॉन्टेक्स्ट में ना भी देखें, तो ये बात तो ठीक लगती है क्राथा साहब। कैसा बात यह है कि वो जब ये बात कह रहे हैं अल्ताफ हुसैन के जी के देखें कि वो तो बल्कि मुस्लिम उम्मा की बात कर रहे हैं। कल जो मैंने बयान सुना है उन्होंने पाकिस्तान से बढ़कर मुस्लिम उम्मा की बात की है कि वो जो मुस्लिम उम्मा को ये प्रॉब्लम आ रहे हैं, साजिशें हो रही हैं, बला बला बला। अब जब आप उसमें इस पोजीशन में होते हैं, इनके पास एक अच्छे चांसेस थे एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के पास, पर्टिकुलर एमक्यूएम के पास, कि कराची के हालात को आप ठीक कर लेते तो शायद आप पे जो तनकीद होती है या आप इससे बच जाते, आपके रोल पे क्वेश्चन किए जाते, आप बच भी जाते, आपको सपोर्ट भी मिलती, चाहे मीडिया देता, चाहे पोलिटिकल फोर्सेज देते। इस वक्त जो एमक्यूएम को बहुत बड़ा बिग डिलेमा का सामना करना पड़ गया है कि ये आइसोलेशन का शिकार है। ना इनके साथ मीडिया खड़ा होने को तैयार है, ना इनके साथ कोई पॉलिटिकल फोर्स खड़ी होने को तैयार है, ना हमें कराची में कोई लग रहा है रिस्पांस। इमरान खान के रईस के बाद हमने देखा कराची में एक नया अल्टरनेट लोगों के लिए पैदा हो रहा है। पहले हम समझते थे अगर ये एमक्यूएम का डिक्लाइन होता है या एमक्यूएम के विद इन एमक्यूएम रिफ्ट होती है, प्रॉब्लम होते हैं, तो कौन इसको टेक ओवर करेगा। तो लगता यह है कि अब वहाँ पे अगर कुछ इस तरह के इश्यूज होते हैं जहाँ पे एमक्यूएम खुद एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है, तो एक पैरेलल फोर्स जो है इमरान खान की शक्ल में वहाँ पे इमर्ज कर रही है, एक अल्टरनेट लोगों को नजर आएगा, उम्मीद नजर आएगी। अब इसमें जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, कल जैसे हमने देखा है उसमें उनकी रिपोर्ट थी, हमारे ये रिपोर्टर तारिक मुरीद की बात भी हुई हमसे, वो उस ऑन एयर हम बात नहीं कर सके उस ब्रेकिंग स्टोरी की वजह से, कि पाकिस्तान ने पहली दफा 2 सालों में फैसला कर लिया, जिससे मेरा ख्याल दबाव बढ़ गया इस पे एमक्यूएम के, कि जो पाकिस्तान में उन्होंने डिटेन किए हुए हैं 2 लोग जो उससे आए थे, श्रीलंका से आए थे, हमारी एजेंसीज के पास हैं, जिनका लिंक जोड़ा गया है इसके इमरान फारूक कत्ल केस के साथ, उनको एक्सेस देने का फैसला किया गया है। इट्स ए बिग डेवलपमेंट, और उनका एक्सेस देना नवाज शरीफ साहब का ये बहुत बड़ी एक मेरा ख्याल है प्रेशर है। वो ज्यादा इस बात से प्रेशर फील करें कि पाकिस्तान ने 2 सालों में पहली बार इस तरह रसाई दी है। प्रोग्राम में नाज़रीन वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि राजा परवेज अशरफ पर 8 अरब का नया स्कैंडल कौन सा सामने आने वाला है, ये हमसे शेयर करेंगे क्लासरा साहब एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली का इजलास है और इस इजलास में एक बड़ा स्कैंडल डिस्कस होने वाला है, और ये स्कैंडल है साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का। क्लासा साहब, क्या स्कैंडल है, ये जरा शेयर कीजिए। जी शाहजा, मेरे पास 2-3 चीज़ें। एक तो जैसे प्रोग्राम के शुरू में हमने कहा था कि मेरे पास आज का कौमी असम्बली का एजेंडा मौजूद है, जिस पे एक साबिक वज़ीर आज़म साहब पे एक बहुत बड़ा सीरियस एक एलिगेशन है, जिसकी आज डिबेट के लिए वो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। एजेंडे पे आगे इसका मतलब डिबेट होगी। ये कॉलिंग अटेंशन, ये नोटिस कहा जाता है इसको। इसमें मिसेस मरियम औरंगज़ेब हैं एक, और दूसरी मोहम्मद जुनैद अनवर चौधरी साहब हैं। ये 2 MNAs हैं। इन्होंने यहाँ पे एक मोशन डाली है, या इसको हम कहते हैं कॉलिंग अटेंशन नोटिस डाला है, जिसमें ये कहते हैं कि जो साबिक वज़ीर आज़म थे राजा परवेज अशरफ साहब, उन्होंने आखिरी दिन, ये सारे काम अल्लाह के फजल से आखिरी दिन बहुत हुए हैं, जितने स्कैंडल आ रहे हैं आखिरी दिन के आ रहे हैं। आखिरी दिन उनकी हुकूमत ख़त्म हो रही थी 16 मार्च को। 15 मार्च को उन्होंने एक आर्डर जारी किया, जो मैंने फर्दर इस पर इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि कॉलिंग अटेंशन नोटिस तो छोटा सा होता है ये, तो फर्दर मैंने इन्वेस्टिगेट किया कि इसके ये पीछे है क्या कहानी है सारी। इन्होंने 15 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी किया कि आपका यहाँ पे हदियामेर जो डिस्ट्रिक्ट है गिलगित बल्तिस्तान में, उसमें पिछले 20-22 साल से जो टिम्बर माफिया था उसको रोकने के लिए बैन लगाया गया था कि वहाँ से आप दरख्त हैं, पर्टिकुलरली जो ये बहुत पुराने कदीम दरख्त हैं, आप उनको नहीं काट सकते, क्योंकि टिम्बर माफिया वहाँ से ये दरख्त काट कर बहुत बड़े ये हमने फोटो भी देखे नेट पे मौजूद है कि कैसे डिफॉरेस्टेशन की गई है। टिम्बर माफिया ने पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट ही खाली कर दिया गिलगित बल्तिस्तान के। उस पर बैन था, और उस पर जो इंटरनेशनल जो हमारा ये एनवायरमेंटलिस्ट है उनके साथ हुकूमत पाकिस्तान के मुआहदे भी थे कि आपने इन इलाकों से पुराने दरख्त इनको काटने की इजाज़त नहीं देनी।
अब ये पता चला है जो आज स्कैंडल ब्रेक होने वाला है कौमी असम्बली में, राजा साहब ने आखिरी दिन बैठ के आर्डर्स किए गिलगित ये बल्तिस्तान ये हुकूमत को, उसकी काउंसिल के, क्योंकि ये चेयरमैन थे, राजा साहब खुद थे, कि ये बैन ख़त्म कर दिया जाए और जितनी वहाँ पे लकड़ी है जो पड़ी हुई है, कटी हुई है, पुराने हैं, नए हैं, दरख्त हैं, इनको इजाज़त दे दी जाए कि वहाँ से काट छांट करके पूरे मुल्क में आपने बेचना है बेच दें। 20 साल के बैन को एक लम्हे में आखिरी दिन राजा साहब ने उसको वो किया, लिफ्ट किया, और लिफ्ट करने के बाद टिम्बर माफिया ने वहाँ से पूरी सप्लाई शुरू कर दी, वहाँ पे दरख्त काटे गए। और सबसे बड़ी कंसर्न सामने आ रही इंटरनेशनल जो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं कि आपने पुराने दरख्तों को काटा। जो एस्टीमेट लगाया गया इसका जो स्कैंडल है, 8 अरब रुपए की लकड़ी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से इस आर्डर के बाद वहाँ से शिफ्ट हुई है, ट्रांसपोर्ट हुई है, और नए जो दरख्त हैं वो भी काटे गए हैं, पुराने दरख्त हैं वो भी काटे गए हैं। सो आज कौमी असम्बली को कहा जा रहा है कि मेहरबानी फरमाएं हमें डिटेल दी जाए कि वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने आखिरी दिन में ये कैसे 8 अरब रुपए की लकड़ी की इजाज़त दी है कि काट लें। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि 300 से 350 बाकायदा इसमें फिक्र दिया गया है, जो पुराने दरख्त थे उनको भी काट दिया गया, जो मेरा ख्याल उनके सिविलाइजेशन का हिस्सा थे, उनके कल्चर का हिस्सा थे, या वैसे हम समझते एनवायरनमेंट का हिस्सा थे। इसकी इंप्लीकेशन बड़ी खौफनाक हैं जो आ रही हैं कि सिल्टिंग बढ़ेगी तरबेला डैम में, क्योंकि जो पानी आएगा, ये दरख्त हैं जितने भी हैं आपके एनवायरनमेंट को ये सेफ रखने के लिए, सिक्योर करने के लिए बड़े ज़रूरी हैं। इसमें यह बताया गया कि तरबेला डैम जो है इसमें आपकी सिल्टिंग बढ़ेगी, इससे गर्द मट्टी वगैरह जो है सारी वो ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि आपके दरियाओं के पानी के किनारे, इनके किनारे जो हैं जो वहाँ से पानी आता है, जहाँ से गुजरता है, ये दरख्त जो हैं इनके बैंक्स जो हैं उनको स्ट्रांग रखते हैं, मट्टी नीचे नहीं गिरती इसमें पानी में, वो कहते हैं डिफॉरेस्टेशन का ये नुकसान होगा। सो ये वो मेन स्टोरी है जो आज कौमी असम्बली में ब्रेक होने वाली है, और 11 बजे जब सेशन ये शुरू होगा, जहाँ पे वो मेरा ख्याल है वो स्कैंडल उठाएंगे, उनका सदर आसिफ जरदारी साहब का वो जो लेटर का नया स्कैंडल आया है उसमें राजा परवेज़ अशरफ साहब का नंबर 1 पे है उनका एजेंडा आइटम के 8 अरब रुपए का एक नया नुकसान किया, पर्टिकुलरली आपकी लकड़ी बेचने की इजाजत दी है, टिम्बर माफिया को फेवर की गई है। हमारे सियासतदान के साथ तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है पिछले बहुत से, लेकिन इससे एक अंदाजा होता है कि जो असेंबली में क्या टोन सेट होगी, जिस तरह ये फरमा रहे हैं, और इसको यूँ लगता है कि ये सारी दास्तानें जो हैं करप्शन की उसको एक पॉलिसी के तौर पे सामने भी लाया जाएगा, और ज़ाहिर है लोगों के लिए एक्सेप्टेबल भी होंगी, लोग जानना भी चाहते हैं, वो बड़े तंग थे, और एक हवाले से ये पेंट किया जाएगा कि जनाब आप पे जो मसाइब गुजरे हैं या गुजर रहे हैं उनकी एक वजह जो या बड़ी वजह या वाहिद वजह यही थी कि जिस तरीके से ये इस हुकूमत को चलाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्लास साहब, बड़ी अहम स्टोरी आपने जो डिस्कस की, अजमत मलिक साहब की स्टोरी है, ये 4 अरब का जो प्रोजेक्ट था जल्जले के लिए जो अथॉरिटी बनाई गई थी, फिजिकल एजुकेशन के जो हेड थे उनको 4 अरब के प्रोजेक्ट का सरबराह बनाया गया, जो मास्टर किया हुआ था उनको सरबराह बनाया गया। अजमत मलिक हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अजमत, कोई और कैपेबल बंदा, कोई शख्सियत कोई नहीं मिली जो फिजिकल एजुकेशन में जिसने मास्टर्स किया वो उसको सरबराह लगा दिया गया 4 अरब के प्रोजेक्ट का? जी, एरा में काफ़ी ज़्यादा इस तरह के वाक़यात हैं, इलीगल अपॉइंटमेंट्स के और मनपसंद लोगों को डिफरेंट बड़ी बड़ी पोस्ट देने के। ये नेवी के एक रिटायर्ड ऑफिसर है मिसबाउद्दीन साहब, इन्होंने इस्लामियात में एमए किया हुआ है और इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से एजुकेशन में एमए किया, साथ इन्होंने एमएड भी किया। एक स्कूल टीचर के ये पूरी क्वालिफिकेशन पर पूरा उतरते थे, लेकिन इनको न्यू रावलाकोट सिटी प्रोजेक्ट जो चीन की तरफ से कर्जा लिया हुआ है पाकिस्तान ने और सूद के साथ वापस करना है, उसका ये 3 अरब 80 करोड़ का प्रोजेक्ट उन्हें दे दिया गया है। वो इसके प्रोजेक्ट हेड है जिन्होंने इसमें सारी इंजीनियरिंग के और सारी रिपोर्ट्स देनी है। इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से भी बार बार तमाम इस तरह के इदारों को लेटर भी लिखे गए हैं और उनके कवानीन भी ये है कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है वो हर सूरत में इंजीनियर हो या उसका बैकग्राउंड हर सूरत में इंजीनियरिंग से हो। अच्छा। लेकिन इनका कोई बैकग्राउंड भी इंजीनियरिंग से नहीं है। ये नेवी के एक रिटायर्ड ऑफिसर है और इन्होंने बम डिस्पोजल। अजमत जी, ये बताइएगा, ये ऐसे तो आपको पता है कि इस्लामाबाद में आप भी रिपोर्टिंग करते हैं, हम भी यहाँ रिपोर्टिंग करते हैं, ऐसे तो कोई नहीं लग जाता 4 अरब रुपए के प्रोजेक्ट का सरबराह। तो इसके पीछे असल कहानी कौन है? साहब के पीछे जो फिजिकल ट्रेनर हैं, और जब आप जाके मुझे हंसी रोकना एक तरह का वो हो रहा है, इतना बड़ा सीरियस काम हो रहा है, मुझे हंसी आ रही है कि फिजिकल ये ट्रेनर को लगा देना, इसके पीछे असल कहानी कौन है? कौन कौन बड़ा कोई बंदा मुलव्वस है और कौन अथॉरिटी थी जिसने इनको अपॉइंटमेंट किया बगैर किसी रूल रेगुलेशन या ये रेलिवेंट उनकी कम्पिटेंसी देखे? एरा के साबिक चेयरमैन थे हामिद यार हराज, उनके दौर में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है
और ये वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट के डायरेक्ट बराह रास्त मातहत इदारा है, लेकिन इसमें इसके बावजूद इस पर कभी वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कोई रिपोर्ट्स नहीं मांगी गई और कभी इनके बारे में कुछ नहीं हुआ। अगर इसका कुछ स्पेशल ऑडिट भी नहीं हुआ, ऑडिट वालों की भी रिपोर्ट्स इन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हामिद यार हराज साहब जो साबिक चेयरमैन थे, वो रुकन थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, तो उन्होंने पीएसी में भी कोई रिपोर्ट इनकी नहीं आने दी। यहाँ पर इनके एक और एडवाइजर है वकील अहमद खान साहब, वो उनकी अपनी अपॉइंटमेंट इलीगल है और वो इन सारी अपॉइंटमेंट्स के पीछे उनका जो मेन हाथ है वो उनका उनकी है। तो सुने, आपने वकील अहमद खान की बात की अजमत, उनको सुना, उनको रिटायर हुए को 10-12 साल हो गए। वो तो हालांकि हुकूमत का लॉ होता है कि 66 ईयर से ऑन वर्ल्ड आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं लगा सकते, मैक्सिमम लिमिट जो समझी जाती है वो 66 है। उनको रिटायर हुए मेरा ख्याल 10-12 साल हो चुके हैं। जी सर, वो साबिक सेक्रेटरी थे मजहबी अमूर के, उनको भी यहाँ पर अपॉइंट किया गया और उनकी 70+ एज है और उनको यहाँ पर एडवाइजर, स्पेशल एडवाइजर की एक पोस्ट क्रिएट करके लगा दिया गया और वो सारी उनसे ये अपॉइंटमेंट्स करवाई जा रही हैं और जितना हुकूमत के साथ जो इनके मुलाजमीन हैं, उनके इश्यूज हैं, उनको सेटल डाउन करने के लिए उन्हें अपॉइंट किया गया। अच्छा कलाथरा साहब, मुझे लास्टली थोड़ा सा काजी साहब भी कुछ बात करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ एक सेपरेट वाकया मुझे याद आ गया, और जिस तरह पतरस बुखारी ने कहा था कि अगर कोई मुशाबत निकल आए इससे जो अजमत बता रहे हैं तो ये हमारी खुशनसीबी होगी, मगर हमें इंटेंडेड नहीं है। मुझे याद आ गया कि एक साहब बचपन में हमने देखा, मेहनत कश थे और सेमी लिटरेट भी थे, तो उन्होंने ना, आपको याद होगा एक ज़माने में एक इश्तिहार छपता था, घर बैठे हज़ारों रुपए कमाएं, तो एक कोर्स होता था जो आप DMPS कर लेते थे, तो वो हमने एक देखा कि वो करके वो क्लिनिक बना लिया उन्होंने, तो हम भी चले गए उनके पास। जब मरीजों में हमारी बारी आई तो उन्होंने मर्ज के बाबत दरियाफ्त किया, तो हमने कहा नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह सेहत कामला अल्लाह ताला ने दे रखी है, एक बरामदे में सफेदी करवानी थी अगर आप हमारी, तो खैर जो उन्होंने जवाब में हमें कहा, ये तो मैं असरा तफन्नुन कह रहा हूँ, तो यहाँ भी मामलात लगता है कुछ इसी तरह चल रहे हैं कि क्या कहेंगे आप? बिल्कुल इसी तरह है, बिल्कुल इस पे मेरा ख्याल नो कमेंट्स के साथ आगे बढ़ते हैं किसी और स्टोरी पे। आगे बढ़ने से पहले क्लास साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदेद जी का इस आपकी खबरों की तरफ आते हैं। शाजिया, एक तो मैं पहले मेरे ख्याल में टैक्स नेट की बात करूं, हमने ये इशू उठाया था और अभी पता चला है कि हुकूमत ने 1 जून से नादरा से कुछ डाटा लेकर तो कुछ 5 लाख लोगों को वो टैक्स नेट में लाना चाहते हैं, और देखेंगे कि लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, एक्सपेंसेस कर रहे हैं, जो भी नादरा का जो एक एतराज़ भी आया था गवर्नमेंट पे कि जी आप इन लोगों को टैक्स क्यों नहीं लगाते और GST लगाना क्यों चाह रहे हैं, और फिर आज कुछ अखबारों में ये भी आया कि GST को रीथिंक भी कर रहे हैं किसी हद तक, और फिर मामला सारा कोर्ट में भी गया था। इसमें तकरीबन 1,40,000 अफराद को पहले जो है वो उसमें लाया जाएगा, और नादरा ये कह रही है कि जो एक नेशनल डाटा वेयर है, अभी ये उन्होंने एक्सप्लेन करना है कि ये उनके पास है, क्योंकि नेशनल डाटा वेयर तो नादरा के पास है। तो ये हम पहले भी खबर दे चुके हैं कि बजट में कहा गया था कि FBR को एक्सेस दे दी जाएगी नादरा से, तो ये एक अगर ये हो जाए तो बड़ी बात है कि भी इन लोगों से पैसे लें बजाय GST बढ़ा के आम आदमी को हम कुचल रहे हैं जो, तो ये 1 जुलाई से है, तो मेरे ख्याल में ये इसका जिक्र मैंने, और हम अब वाच करेंगे कि हुकूमत इसको कैसे करती है मेरे ख्याल में। तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्लास साहब, अंजुम वकील खान केस, कल भी हमारी खबर रह गई थी, ब्रेकिंग न्यूज की वजह से हम अपने नाज़रीन से शेयर नहीं कर सकी, कौन सा नया इंकशाफ होने वाला है इस केस में? एक सबसे बड़ा इंकशाफ तो ये सामने आ रहा है कि अंजुम वकील खान साहब जिन पे 6 अरब रुपए का नेशनल पुलिस फाउंडेशन के साथ फ्रॉड का केस अब साबित हो चुका है, उस पर डिबेट तो नहीं रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस ये चल रहा है, और हमने इसकी सेकंड किस्त हमने ब्रेक की थी कि कैसे जो 4 बिलियन रुपीज़ की लायबिलिटीज़ है उनको 4 करोड़ रुपए में कैसे सेटल किया गया था। उस वक्त के सेक्रेटरी दाखिला थे सदीक अकबर साहब, जो बाद में जाकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगे खोसो साहब के, और ख़ुद एक नई लूट मार की वहाँ उनने कहानियाँ बनाई जो सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ सामने आई थी। अब ये पता चला है कि इसमें इस स्कैंडल में जो MD रहे हैं इसके, और जो इसमें बाकायदा पार्टनर थे ये क्राइम्स में, जिन पे FIA ने केसेस भी किए हैं, चलान भी किए हैं, लेकिन इस डील के बाद वो सारे ख़त्म किए जा रहे थे। उनमें स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब के बहुत करीबी आई एम रिपीटिंग, इनके रिश्तेदार भी शामिल हैं, जिनका नाम इस वक्त
ना मीडिया में आ रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट में बताया जा रहा है, उसको डंप किया जा रहा है। एजाज सादिक साहब के बड़े करीबी रिश्तेदार हैं जो 6 अरब रुपए के इस स्कैंडल में उनका नाम आ रहा है कि वो शामिल थे। अंजुम अकील के साथ उन्होंने मिलकर फ्रॉड किए, उन्होंने मिलकर प्लाट बेचे और नेशनल पुलिस फाउंडेशन को उन्होंने आकर नुकसान दिए। इस पर फर्दर मैं इस पर इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, जो आपको हम आने वाले एक आध दिन में मजीद उसकी तफसीलात देंगे, नाम भी शेयर करेंगे, डिटेल भी देंगे, डॉक्यूमेंट्स भी दिखाएंगे, FIA के उसमें जो चलान हैं वो भी पेश करेंगे आपके सामने कि कैसे ये एजाज सादिक साहब के बड़े करीबी रिश्तेदार जो हैं अब उनका नाम सामने आ रहा है कि उन्होंने अंजुम अकील के साथ मिलकर कैसे लूट मार की और कैसे उनको बचा लिया गया है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सारी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में जो इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि पहले इन्होंने सेटल किया था कि इन्होंने देने थे 300 कनाल देनी थी इन्होंने ये नेशनल पुलिस फाउंडेशन को। ये बेसिकली तौर पर एक प्रॉपर्टी डीलर थे अंजुम अकील साहब, पहले स्कूल टीचर थे, बाद वहीं पे आगे जो काजी साहब कह रहे थे जो वाकया सुना रहे थे कि सियासत में भी ऐसे आए हैं। पहले स्कूल टीचर थे अंजुम अकील खान साहब, फिर उन्होंने प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू किया, मकानों का लेन देन शुरू किया, प्लाटों वगैरह का शुरू किया। अब वो पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ तरीन सियासतदान है। हाँ, सो काजी साहब के पास कोई नया लतीफ़ा हो इस तरह का तो वो जरूर मैं सुनना चाहूँगा। उन्होंने जो अब उन पे 3 इंक्वायरीज हुई थी तो 300 कनाल से ज्यादा उनके अगेंस्ट निकला कि उन्होंने नेशनल पुलिस फाउंडेशन को 300 कनाल के पैसे ले लिए, जो उनके अगेंस्ट अपने बंदों को प्लाट अलाट करवा के बेच दिए। तो उसको 3 इंक्वायरीज घटाते घटाते अब दाद दें जरा पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी को कि जब करप्ट होने पे आती है कैसे करप्ट होती है। ये वैसे तो पुलिस आपके लिए मेरे लिए बड़ी शेयर होती है, लेकिन जब इनके साथ मिलकर ये क्राइम करते वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि 300 कनाल देने थे अंजुम अकील ने, जिसका मार्केट रेट बनता है 2 करोड़ रुपीज से ज्यादा बनता है पर कनाल पे। इन्होंने जाकर सेटलमेंट की, जो हमने स्कैंडल ब्रेक किया था अपने दुनिया टीवी के प्रोग्राम क्यों में, कि जाकर इन्होंने कहा 45 कनाल हमें जमीन दे दे, कहाँ 300 कनाल कहाँ 45 कनाल, और रेट क्या लगाया 8,25,000 रुपया E11 में। जरा जहन में रखे जो 3 से 4 करोड़ रुपए का प्लाट है। सो ये उनके साथ काम किया गया। तो अब चीफ जस्टिस साहब ने जब उस पर सुओ मोटो लिया हमारे उस प्रोग्राम के बाद और स्कैंडल सामने आया, अब अंजुम अकील साहब फरमाते हैं जनाब कि मुझे आप 126 कनाल के पैसे देने को तैयार हूं। जो जफर कुरैशी साहब थे उन्होंने एक इंक्वायरी की थी, सेटलमेंट की थी, और वो भी मेरा ख्याल जफर कुरैशी साहब ने FIA के जो डायरेक्टर थे उसमें उन्होंने खासी रियायत थी उनको दी थी। 75 कनाल वो भी क्वेश्चनेबल है, मेरा ख्याल है कि जफर कुरैशी साहब को नहीं देनी चाहिए थी, उन्होंने फेवर की थी। और वो जफर कुरैशी साहब भी रिश्तेदार हैं इनके स्पीकर कौमी असम्बली साहब के। ये एक और कहानी हम किसी वक्त अनफोल्ड करेंगे कि अंदर के इसमें क्या खाते खुल रहे थे, कैसे कैसे अपने रिश्तेदारों को बचाया जा रहा था। तो अब वो कहते हैं जी कि मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए 125 कनाल के पैसे देने को तैयार हूँ। अच्छा, इज्जत बचाने के लिए, वही बता रहा हूँ ना, इज्जत बचाने के लिए कहते हैं देने को तैयार हूं। तो उस पर जज साहब ने बड़ा अच्छा कमेंट किया कि हुजूर अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया तो आप पैसे देने को क्यों तैयार हैं? अगर आप क्लीन हैं, आप सारा कुछ पाक साफ हैं, तो पैसे क्यों देने को तैयार हैं? लेकिन जो मुझे चीज़ इसमें खतरा लग रहा है, जो मैं देख रहा हूँ कि कैसे लोग दिन दिहाड़े 6 अरब रुपए का उसने फ्रॉड किया। अच्छा, जो प्रॉपर्टी अगेंस्ट सेटलमेंट की है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने सेटलमेंट कुछ प्रॉपर्टी उन्होंने दे दी थी जब स्कैंडल सामने आया, FIA ने केसेस किए, कुछ प्रॉपर्टी 22 कनाल उन्होंने दे दी जिसकी मलियत जाके बनती 2 अरब। उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके एक नई पिटीशन, वहां पे एक टॉप के वकील हैं इब्राहिम सत्ती साहब, उन्होंने पिटीशन किया कि जनाब ये जमीन तो इनकी है नहीं, वो कोई और बंदा आएगा, उसने कहा मेरी जमीन है, मेरी जमीन उठा के इसने सेटलमेंट कर ली। जरा फ्रॉड पे फ्रॉड देखें। तो ये एक इस तरह का स्कैंडल है जिस पे हम देख रहे हैं कि उनको मिन्नत तरले की बजाय जो साहब, मैं एक बात आपसे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही। हम जब भी बात करते हैं, मैं नाम नहीं लेता, एक साहब से बात कर रहा था अभी, वो बड़े माशाल्लाह अहम जो है वो ओहदे पे हैं, तो उनका ये देखिए ये बड़ा पुराना मसला है, गुर्बत 65 साल, ये आप कैसे ओवरनाइट, तो ये ओवरनाइट 6-6, 7-7, 10-10 बिलियन लेके एक दिन में एक फैसला करके आप 8 अरब के जो दरख्तों का मामला सेटल कर लेते हैं। ये इनकी इंडिविजुअल वेल्थ जो है। और फिर क्या हम अगर कहते हैं नहीं पहले जरा हम टेररिज्म ठीक कर लें, तो फिर तो गोया टेररिज्म शायद बपा इसलिए किया गया है कि कुछ लोग तो रातों रात अरबपति बन जाएं, और जब गरीब आदमी अपने राइट मांगे तो उसे कहें नहीं, पहले जरा लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर लें, अगले कुछ 4-5-6 दाइयां, तो उसके बाद हम आपका, तो ये फ्रॉड है इस निजाम का। ये निजाम फिर ऐसे ही 2 नंबर है। ठीक कह रहे हैं, ये निज़ाम नहीं ठीक होगा जब तक आप वही काम नहीं करेंगे जो लंदन की पुलिस ने और वहाँ की जुडिशरी ने 2 साल पहले किया था। जब लंदन में वहाँ राइट्स हुए थे, आपको याद है, उन्होंने CCTV फुटेज लेके वो 24 घंटे अदालतों में बैठे रहे वहाँ पे जजेस से, उन्होंने CCTV फुटेज लेके हुए, उन्होंने गवाह शवाह नहीं बुलाया।
उन्होंने सीसीटीवी पे देखा ये बंदा आ रहा है, ये उसमें ये घुसा हुआ था, उसमें ये दुकान में कुछ लूट मार कर रहा था, 6 महीने सजा, साल सजा आपको करना पड़ेगा। इसके जरिए नई चांस, आपके पास सबूत हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, बंदा मान रहा है और फिर भी निगोशिएशन हो रहे हैं, फिर भी उसको कुछ नहीं कहा जा रहा। ये केस यहाँ पे मेरी थोड़ी देखिए, उन्होंने उन बच्चों को पकड़ा, बड़ा अच्छा किया, मगर पिछले दिनों स्कैंडल आया कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक पीर जो है 4000 पाउंड लेके, उसने एक अंडरकवर जर्नलिस्ट था कि उसको जो है वो उसने कहा जी ये फलां इशू उठाएं, एक लॉबियस्ट बन के चला गया। तो इस पे बजाय कोई एक्शन करने के उन्होंने कहा जी हम कानून बनाने लगे हैं कि जो लॉबियस्ट हैं उनको रजिस्टर करें ताकि कोई स्टिंग ऑपरेशन। वहां भी गरीब को पकड़ लेते हैं और जो लॉर्ड्स हैं उनको जाने देते हैं। ये जब तक होगा लोगों के साथ ये हाथ होता रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे एटलीस्ट कुछ ना कुछ वो फैसले कर लेते हैं और हमारे जजेस जब फैसले करें तो फिर उन पर हमले भी होते हैं। क्लासा साहब ये भी हमें बात ज़हन में रखनी चाहिए। और फिर शाजिया मैं ये बात बस फिर मैं आप चाहूंगा कि उसके बाद उनकी तरफ ही चलते हैं कि ये जो FIA की टीम उन्होंने बना दी है, इसमें मुख्तसर बात कर दूं। जो मैं आज सुबह खबर देख रहा था कि ये भी एक तजवीज़ है कि जुडिशल कमीशन भी बना दी जाए जो ओवरसी करे, निगरानी करे कि ये तो अब ये सुप्रीम कोर्ट में ये वापस चले गए, ये जो मुशर्रफ साहब का मामला है, तो गोया अब ये कितना टाइम लेगी, इसका टाइम फ्रेम क्या है ये हमें नहीं पता। तो जो एक सुप्रीम कोर्ट में पहले ये जाकर 30 दिन मांगे थे कंसल्टेशन के, वो तो मिले नहीं, उन तो 3 दिनों के बाद उन्होंने कहा आ जाए। अब इस तफ्तीश के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो कितने दिन, इसकी अभी वजाहत कुछ सामने नहीं आई। तो क्या ये इशूज इस तरह लिंगर ऑन करते रहेंगे? और फिर मैंने जो खास तौर पे बात की थी कि इन इशूज को अब बेशक सेटल करें, सजा दें, बड़ी अच्छी बात है। बल्कि कल तो हमने ये भी बात की थी कि उनको रखें भी वहां पे, भाई जहां पे एक आप मुलजिम या अक्यूज, जहां जुल्फकार अली भुट्टो को रखा गया था, जहां नवाज शरीफ साहब को रखा गया था, या तो वहां उनको पहले तो परवेज मुशर्रफ तो कह रहे हैं कि और बल्कि मैंने तो कल मैं बल्कि ये स्टोरी से एंड करते हुए उनसे एक सवाल किया था क्लासरा साहब के हजूर, वहां उनके उस सब जेल में, मालूमात सब जेल में लोड शेडिंग होती है या पूछा था आपसे क्लासरा साहब। मैंने कल एक रिपोर्टर की मैं ड्यूटी लगाई थी, वो इस पे काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है आज कोई ना कोई इसका रिजल्ट निकाल लेंगे। कल मैंने आपकी इस बात के बाद हमारे रिपोर्टर हैं तारक मुरीद, उनके जिम्मे मैंने लगाया था, मैं ज़रा इन्वेस्टिगेट करें। बड़ा इंटरेस्टिंग टच दिया था आपने कि जैसे वहाँ पे ये कल भी मैंने बात की थी रहीम यार खां का एक महल है कोई अरबी शेख का, जिसको सेंसिटिव इंस्टॉलेशन करार दे के लोड शेडिंग नहीं की जाती। तो सेम देखना है कि क्या उन्होंने जनाब मुशर्रफ साहब के फार्म को भी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन करार दिया है या नहीं दिया। इसकी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, जाते जाते का टाइम है तो थोड़ा सा मैं वो जो शुगर बिल की बात कर रहे थे, आज इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का पहला इजलास हो रहा है वहाँ पे, और इसमें बड़ी सारी मरात का जो पैकेज देने वाले हैं ये अपने डार साहब जो हैं, इसाक डार साहब, जो नेट की बात करते हैं, बड़ी ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, बड़े बड़े आप उनकी तकरीर सुने तो लगता है उनसे बड़ा कोई मुहिब्बुल वतन ही नहीं है पाकिस्तान में। और बाकी सारे यहाँ पे वो रहते हैं जो पैसे नहीं देते, टैक्स नहीं देते। आज वो उन्हीं टैक्स के पैसों से वो आज अपने ही ये शुगर मिलों को, क्योंकि ये रूलिंग लीड की शुगर मिलें भी हैं, 4 लाख टन ये चीनी खरीदने का एक वहाँ पे पैकेज पेश किया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि आप इनको सब्सिडी दें। और ऑलरेडी ये इसाक डार साहब 30 अरब रुपए की सब्सिडी जो है आपकी मेरी जेबों से जो निकाली गई है टैक्स पेयर्स के पैसे से, वो शुगर मिल्स के लिए पूरे 1 साल के लिए रख चुके हैं। शुगर मिल वाले ये कहते हैं जब इनकी चीनी महंगी होती है तो 120 रुपए बेचते हैं, फिर इनको सब्सिडी हमें याद नहीं आती। जब इनकी चीनी सस्ती होती है इंटरनेशनल मार्केट में, फिर पाकिस्तान को कहते हैं कि अब आप टैक्स पेयर से पैसा दें, हमें फ्रेट के चार्जेस भी दें, हमें लोडिंग के भी चार्जेस दें। इंटरनेशनल मार्केट में चीनी बिक रही है, जो इंटरनेशनल मार्केट में चीनी बिक रही है, पाकिस्तानी जो हमारा शुगर मिल वाले हैं ये उसे बहुत कम पे बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान इनको सब्सिडी दे रही है। वो फरमाते हैं कि हम आपके लिए $450 मिलियन हम आपके लिए इकट्ठा कर चुके हैं। भाई ऐसा पैसा अगर डॉलर इकट्ठे करने, फिर ओपन मार्केट से डॉलर खरीदने, अगर आपने सब्सिडी दे के डॉलर आपने लेनी है और अपना फॉरेन एक्सचेंज आपने लेना है, तो जेन्युइन किस्म का जो आज जो आने वाली है रियायत दी जाइए अरबों रुपए की मजीद आज इनको शुगर मिल मालकान, जिसमें हुकूमत के अपनी रूलिंग पार्टी के मिले हैं, शामिल हैं। आई एम रिपीटिंग, आज उनको यहाँ पे अरबों रुपए की नई सब्सिडी का पैकेज दिया जा रहा है कि टैक्स पेयर्स के पैसे से इनको पैसे दें ताकि ये बेचारे गरीब लोग जो हैं, ये गरीब लोग हैं, ये बैरून मुल्क जाके चीनी सस्ती बेच सकें। तो आज ये भी पैकेज शामिल है, जो आवाम है उनके लिए इसके अप्रूवल देंगे। और गरीब जो है उनकी गुर्बत जो है उसमें तो अभी ज़ाहिर है 2-4 मिलियन लग जाएंगे। तो मैं शादी बस ये आज बात नहीं कर सका, मुर्सी की स्टोरी पे कल इंशाल्लाह बात करेंगे। क्लासेस प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर दुनिया TV.tv पर इजाजत दीजिए हमें। अल्लाह।